उसकी भी मात्रा लघु होती है। ठीक है, मुख्य मुख्य नियम आपको मैंने ये बता दिए। अब हम बात करते हैं गुरु मात्राओं की। ठीक है, गुरु मात्राएं। गुरु मात्राएं आ, पहला नियम बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, आई, औ, अंग, आह। ये मात्राएं क्या होती हैं? गुरु मात्राएं होती हैं। कि दो मात्राएं, और इसकी मात्राएं कितनी मानी जाती हैं? दो मात्राएं होती हैं। और इनका चिन्ह क्या है? इनका चिन्ह है ये कैपिटल एस। ये इनका चिन्ह होता है। जहां ये दो मात्राएं लगी होंगी वहां चिन्ह आएगा कैपिटल एस जैसा। ठीक है, आ, ई, उ, ए, ओ, आई, औ, अंग, अह, इनकी क्या होती है? इनकी दो मात्राएं होती हैं। इसके अलावा दो मात्राएं किस किस की होती हैं? अनुस्वार। अनुस्वार मतलब साधारण बिंदी। उसकी बात हम कर चुके हैं पहले, चंद्र बिंदु की। अब ये आ गया अनुस्वार, एक बिंदी से युक्त ह्रस्व वर्ण की भी दो मात्राएं होती हैं। कुछ आपकी समझ में आया? हमने हंस और हंस किया था, तो हंस की दो मात्राएं क्यों हो रही थी? किसी नियम के आधार पर वो गुरु हो रहा था। तो ये दो नियम महत्वपूर्ण आपके स्तर पर है। आपके लिए समझने के लिए इतना समझ जाएं, किसी भी अक्षर में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ, अंग, आह, इनमें से कोई सा भी है तो उसकी मात्रा दो होंगी। आप में से कुछ बच्चे कंफ्यूज करते हैं ए और आई में, इसको कहते हैं छोटी ए और बड़ी ए, है ना। तो बड़ी ए की तो दो मात्रा लगा देते हैं, और छोटी ए, तो पहली बात तो ये समझने के छोटी और बड़ी ए नहीं होती है। एक अपने आप में ए है पहला वाला, और दूसरा वाला आई है, और दोनों की ही मात्राएं दो दो होती हैं। दोनों ही हमारे संयुक्त अक्षर में आते हैं, संयुक्त स्वर में आते हैं, तो दोनों की मात्राएं ही दो दो होती हैं। ए की भी मात्रा दो होती हैं और आई की मात्राएं भी दो होती हैं। ठीक है, गुरु वर्णों में संयुक्त अक्षर से पूर्व का जो वर्ण होता है वह गुरु होता है। संयुक्त अक्षर से पूर्व का वर्ण गुरु वर्णों में आप ध्यान रखें, संयुक्त अक्षर से पूर्व का वर्ण गुरु होता है। यानी दो मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं उसकी? दो मात्राएं होती हैं। जैसे आपने लिखा शुद्ध। अब शुद्ध, अभी तक के नियम के अनुसार श पर कौन सी मात्रा लगनी चाहिए? एक मात्रा लगनी चाहिए। संयुक्त अक्षर कौन है यहाँ? द और धा, ये संयुक्त वर्ण हो गया। तो संयुक्त से पूर्व यद्यपि यहाँ ह्रस्व है, लेकिन इसकी मात्राएं दो लगेंगी, और संयुक्त अक्षर की मात्रा एक ही। ध्यान रखें, कई बार बच्चे गड़बड़ करते हैं, संयुक्त अक्षर की मात्राएं दो लगा देते हैं और पहले वाले की एक लग जाती है।
तो हमें क्या ध्यान रखना है, हमें ध्यान रखना है कि संयुक्त अक्षर से पूर्व का वर्ण क्या होता है, गुरु होता है, भले ही वो ह्रस्व हो तब भी, लघु हो तब भी क्या माना जाता है, गुरु माना जाता है। इसके अलावा विसर्ग वाले वर्ण, गुरु होते हैं। अनुस्वार वाले तो आपको बता ही दिया, विसर्ग वाले वर्ण गुरु होते हैं। जैसे स्वतः, प्रातः, तो स्वतः और प्रातः में त में यद्यपि छोटा आ है, इस आधार पर इसको ह्रस्व होना चाहिए, लेकिन इसके बाद में जो विसर्ग आ गया, इस विसर्ग के कारण ये वर्ण भी क्या हो जाता है, ये भी गुरु माना जाता है। ठीक है, तो ये अच्छा, ये भी गुरु होते हैं। तो ये गुरु के मुख्य मुख्य नियम है, कहाँ कहाँ वर्ण गुरु होते हैं, इसकी हम चर्चा आगे करेंगे। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी छंद के अंत में, कभी कभी ये भी आप नोट कर लेंगे, कभी कभी छंद के अंत में आए हुए ह्रस्व मात्रा को भी, ह्रस्व वर्ण को भी गुरु मान लिया जाता है, लघु वर्ण को भी गुरु मान लिया जाता है। छंद के अंत में मात्राओं की पूर्ति करने हेतु कभी कभी लघु वर्ण को भी गुरु मान लिया जाता है, एक ये बात। और कभी कभी उच्चारण के लिए, उच्चारण ह्रस्व होने पर, उच्चारण लघु होने पर गुरु वर्ण को भी लघु मान लिया जाता है। ऐसे भी उदाहरण आपको मिलेंगे। लघु और गुरु में, ह्रस्व और दीर्घ वर्णों में आपको ऐसे उदाहरण कई बार मिलेंगे कि उच्चारण के आधार पर कभी कभी गुरु वर्ण को भी, लिखने में वो गुरु है लेकिन उसका उच्चारण लघु की तरह हो रहा है, लय में ह्रस्व की तरह हो रहा है, तो उसको भी हम क्या करते हैं, उसको भी हम लघु मान लेते हैं। ठीक है ना, गुरु को भी लघु मान लेते हैं। और छंद के अंत में आए हुए कभी कभी लघु वर्ण को भी हम गुरु मान लेते हैं। दो होती है। ठीक है, तो ये आपकी हो गई गुरु मात्राएं। तो हमने जान लिया छंद क्या है, छंद कितने प्रकार के होते हैं, छंद की परिभाषा क्या है, मात्रिक होते हैं, मात्रिक कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं आपके मात्रिक, अर्ध सममात्रिक और सममात्रिक और विषम मात्रिक। ये 3 चीजें और समझ लें आप। अब हमने अर्ध सममात्रिक किया था, अर्ध सममात्रिक किसी भी छंद में कम से कम 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, 4 चरण। चरण क्या है, पैर। छंद की जो पंक्तियां हैं उन्हीं को चरण या पाद कहते हैं। चरण कहते हैं या पाद कहते हैं, किसको कहते हैं, एक छंद की पंक्तियों को चरण या पाद कहते हैं। तो एक छंद में कितने चरण होते हैं, कम से कम 4 चरण से कम का कोई छंद आपको नहीं मिलेगा जीवन में। तो कम से कम 4 चरण होते हैं एक छंद में। ठीक है, तो अर्ध सममात्रिक, अर्ध सम का मतलब है जिसके 2 चरणों की मात्राएं एक समान और 2 चरणों की मात्राएं एक समान हो, वो अर्ध सममात्रिक क्या कहलाएगा, अर्ध सममात्रिक। जिसके 2 चरणों की एक समान और 2 चरणों की एक जैसी मात्राएं, यानी जैसे आपने दोहा पढ़ा था 9th में, दोहा पढ़ा ना, दोहा, तो दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद है, आपको पढ़ाया गया था। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। ये है अर्ध सममात्रिक। पहले तीसरे में 13-13 एक जैसी, दूसरे और चौथे में 11-11 एक जैसी, ये अर्ध सममात्रिक छंद है। ठीक है, दूसरा होता है सममात्रिक, जिसके चारों चरणों की मात्राएं समान हो। सममात्रिक 4 चरण कितने होते हैं, कम से कम 4, और चारों चरणों की मात्राएं कितनी, एक जैसी। ये भी आप पढ़ चुके हैं 9th में, आपने पढ़ा था चौपाई छंद। चौपाई एक सममात्रिक छंद है,
इसके 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, याद आया? कितनी? 16 है ना? 16 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। अंत में 2 गुरु होना शुभ माना जाता है। अलग बात हो गई। तो 16 एक जैसी मात्राएं हो गई, ठीक है, वो सममात्रिक हो गया। और तीसरा मैंने बताया आपको विषम मात्रिक। विषम मात्रिक कुछ छंद ऐसे भी होते हैं जिनके किसी भी चरण की मात्रा एक दूसरे से मेल नहीं खाती। किन्हीं न किन्हीं कारणों से उनके चरण या उनके पहले और तीसरे चरण या उनकी यति के आधार पर, विराम के आधार पर मात्राओं में भेद आ जाता है और सभी चरणों की मात्राएं एक जैसी नहीं होती, अलग अलग हो जाती हैं, ठीक है। तो किसी भी चरण की मात्रा जहां मेल न खाए वहां छंद कौन सा होता है? वहां विषम मात्रिक छंद होता है। तो विषम मात्रिक अभी आपके इस बार वाले पाठ्यक्रम में आपके आएगा, मैं उसको आपको पढ़ाऊंगा। ये हमारी यहाँ तक छंद की भूमिका हो, ठीक है ना। छंद के बारे में इसको 1-2 बार जरूर सुने।